हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखा है बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 51। इससे पहले ऑलरेडी 50 सेट अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे विधि के समक्ष सामान्यता से छूट प्रदान की गई है। तो यह किसको किया गया है? यह किया गया है राष्ट्रपति और राज्यपाल को। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि के समक्ष सामान्यता से छूट प्रदान की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। साथ ही साथ याद रखिएगा, विधि के समक्ष सामान्यता की जो बात है वो अनुच्छेद 14 में कही गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है, यह पूछ रहा है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विवरण जो है वो अनुच्छेद 19 में किया गया है। उसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता हाँ है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार ये भी है, चुप रहने की स्वतंत्रता ये भी है, हड़ताल का अधिकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों है। नेक्स्ट कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य जो है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो यह जो है वो संविधान के अनुच्छेद 50 में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कौन पद धारण करता है? राज्यपाल करता है, संघ के मंत्री करते हैं, महान्यायवादी करते हैं, राज्यपाल जो है वो ये सब जो है वो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। एक चीज़ राज्यपाल से याद रखिएगा, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है, भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है। तो भारत का संसद जो है वो अनुच्छेद 79 आप लोग पढ़े होंगे। अनुच्छेद 79 यह कहता है कि भारत के संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट कह रहा है, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के कुल सदस्य थे 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। देखिए, कह रहा प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, यह जो है वो बिल्कुल सही है। प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे केशवानंद भारती बाद 1973। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था किया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग तो है और साथ ही साथ प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, और बशर्ते कि संविधान के आधारभूत ढांचे में मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। और आप लोग पढ़े भी होंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट कह रहा है, देश के शासन में मूलभूत है विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है। तो यह जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 37 आप लोगों को याद होगा। अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भाग 4 में इसका विवरण किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 में समाहित है। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो सरकारी आयोग का जो गठन है वो 1983 में RS सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। यह जो है वो एक 3 सदस्यीय रिपोर्ट आयोग था, जो कि फिर 1987 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है, जिसमें केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिश जो है वो प्रस्तुत करता है।
नेक्स्ट कह रहा है क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह पूछ रहा है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है, यह गलत है। देखिए क्षेत्रीय परिषद की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। इसका गठन जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया है, यह जो है वो बिल्कुल सही है। और क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो यह किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन 1978। वहीं राष्ट्रीय आपातकाल से याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल का जो विवरण है वो अनुच्छेद 352 में दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना जो है वो किस देश के संविधान में गृहीत की गई है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान के संविधान से। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 148 के तहत। वहीं अगर पूछ दे महान्यायवादी की नियुक्ति, तो महान्यायवादी की होती है अनुच्छेद 76 के तहत। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो तृतीयक बैंकिंग, शिक्षा, बीमा, यह तीनों जो है वो क्या है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, पर्यटन, चिकित्सा, यह सब जो है वो तृतीयक क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। यहाँ पूछ रहा है नहीं आता कौन है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए तृतीयक क्षेत्र जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक उत्पादन भी करता है और इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। तो यह दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका टेन्योर जो था वो 1974 से लेकर 1979 तक था। नेक्स्ट कह रहा है कि मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को कौन दर्शाता है। तो यह दर्शाता है फिलिप्स बर्ग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फिलिप्स बर्ग। यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति कम होने से बेरोजगारी बढ़ती है और मुद्रास्फीति अधिक होने से बेरोजगारी जो है वो घटती है। नेक्स्ट कह रहा है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह घाटे की वित्तीय व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप कौन है। तो सबसे प्रचलित माप है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, CPI, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यह जो है वो खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है और CPI का जो आधार वर्ष है वो 2012 है। नेक्स्ट कह रहा है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा जो है वो निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा जो है वो रेगुलर नक्स के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कब से कब तक, 1951 से लेकर 1956 तक। ये जो है वो किस पे, हेराल्ड डोमल मॉडल पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वो कब से कब, 1956 से लेकर 1951, जो कि महान लोबिस मॉडल पर। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो व्यापक मुद्रा कहलाती है। व्यापक मुद्रा M3 को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, M3। M1 जो मुद्रा होती है वो सबसे तरल मुद्रा होती है, याद रखिएगा। और M4 जो होती है वो सबसे कम तरल मुद्रा होती है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है। तो मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण खास राशनिंग है, नैतिक दबाव भी है, प्रत्यक्ष कार्यवाही भी है, खुले बाजार की क्रिया नहीं है। क्योंकि खुले बाजार की क्रिया जो है वो गुणात्मक नहीं बल्कि मात्रात्मक उपकरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है आरबीआई का लेखा वर्ष है। तो आरबीआई का लेखा वर्ष जो है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक।
नेक्स्ट कह रहा है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह निम्न में से किसके बराबर में होता है। तो देखिए प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो राजकोषीय घाटा बराबर क्या होगा, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से भारत में किस समूह की चट्टानें जो हैं वो धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। तो किस समूह की चट्टानें हैं, धारवाड़ समूह की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़ समूह के जो चट्टानें हैं वो अत्यधिक धात्विक हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कुद्रेमुख लौहयस्क सुमेलित है, कोलार सोना सुमेलित है, कोडरमा चांदी सुमेलित नहीं है, क्योंकि कोडरमा आप लोग पढ़े होंगे यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ना कि चांदी के लिए। जवार सीसा जस्ता ये सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। आपने पढ़ा होगा कच्चा तेल अमेरिका, और अगर देशों में और राज्यों में देखा जाए तो राजस्थान। नेक्स्ट कह रहा है आसाम राज्य की राजधानी है। तो आसाम राज्य की राजधानी है दिसपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिसपुर। गुवाहाटी नहीं है आसाम की राजधानी। अगरतला की बात करते हैं तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, और शिलोंग की बात करते हैं तो यह मेघालय की राजधानी है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम्बोल्ट। वहीं अगर बात करते हैं वेनेजुएला, लेब्राडोर और फॉकलैंड, ये सब जो है वो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा देश जो है वो स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड जो है वो स्थलबद्ध देश है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड जो है वो एक भू आबद्ध देश है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, जो कि चारों ओर से फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी जो है वो हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है, यह पूछ रहा है। तो देखिए वैसी नदी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है जो कि हिमालय के निर्माण से पहले ही अस्तित्व में है, जैसे कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब जो है वो हिमालय की पूर्ववर्ती नदी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो किस महासागर से होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो प्रशांत महासागर से गुजरती है। क्यों, कौन, 180 डिग्री देशांतर को ही तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और यह जो है वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर से। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो आर्कटिक सागर, चुकी सागर और बेरिंग स्ट्रेट से भी होकर गुजरती है। नेक्स्ट कह रहा है कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा जो है वो ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील से। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है। अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरेगी, गंगा वैली गिरती है, साबरमती भी गिरती है, पेरियार भी गिरती है, गोदावरी नहीं गिरती है। गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। नेक्स्ट कह रहा है भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा जिला जो है वो माही है, जो कि पुडुचेरी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, माही, जो कि पुडुचेरी में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य जो है वो 3 देशों के साथ सीमा रेखा बनाता है। 3 देशों के साथ सीमा रेखा कौन बनाता है, मिजोरम बनाता है 3 देशों के साथ। मिजोरम किसके किसके साथ बनाएगा, 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो हाँ, मिजोरम नहीं बनाता है, क्योंकि मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार, बस 2 ही राज्यों के साथ बनाता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यह भूटान, चीन और म्यांमार तीनों के साथ बनाएगा। सिक्किम जो है वो नेपाल, चीन, भूटान के साथ बनाता है, और पश्चिम बंगाल भी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ बनाता है। लेकिन मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। नेक्स्ट कह रहा है प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। तो प्रति चक्रवात की विशेषता होती है कि प्रति चक्रवात जो है वो स्वच्छ आसमान को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है। तो लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट कह रहा पलासी का युद्ध कब हुआ था। देखिए पलासी के युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था, और जिसमें कि सिराजुद्दौला जो है वो अपने सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण हार जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 जून 1757 को।
नेक्स्ट कह रहा है सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य जो था वो हैदराबाद था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। और हैदराबाद कब किया था? 1798 में, फिर 1797 में मैसूर, 1799 में मैसूर, 1799 में ही तंजौर, फिर 1801 में अवध को मिला लिया गया था। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सहायक संधि की, तो सहायक संधि जो है वो बिलेजली के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन भारत में सहायक संधि का प्रयोग जो है वो बिलेजली से पहले भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखिएगा, इसने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति जो है वो लागू किया था। नेक्स्ट कह रहा महालबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था जो है वो किसके द्वारा लागू की गई थी। तो महालबाड़ी व्यवस्था जो है वो हॉल्ट मैंकेजी के द्वारा 1819 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश प्रांत और पंजाब में लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि किताब उल हिंद जो है वो किसकी रचना है। तो किताब उल हिंद जो है वो अल-बुरूनी की रचना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अल-बुरूनी। और अल-बुरूनी जो था वो महमूद गजनी के दरबार में रहता था। बल्कि अल-बुरूनी ही नहीं, फारूकी, उतबी, फिरदौसी, ये चारों जो थे वो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सिकंदर का समकालीन था। तो सिकंदर का समकालीन था धनानंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धनानंद, जो कि नंद वंश का कौन था? अंतिम शासक था। और फिर धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो पराजित करता है और मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। नेक्स्ट कह रहा अष्टदिग्गज जो है वो किसके दरबार में रहते थे। तो अष्टदिग्गज जो है वो विजयनगर राज्य के राजा जो थे वो कृष्णदेव राय, उनके दरबार में रहते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। वहीं शिवाजी के दरबार में रहते थे अष्टप्रधान, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो यह जो है वो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। नेक्स्ट कह रहा है कि किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। तो बाबर जो है वो गाजी की उपाधि जो है वो खानवा का युद्ध जो 1527 में होता है इसके बात करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है वो बाबर और राणा संगा के बीच होता है, जिसमें बाबर जो है वो विजयी होता है। नेक्स्ट कह रहा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कान में पारित होता है। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो कब पारित होता है? 1904 में। 1904 में किसका शासनकाल होता है? लॉर्ड कर्जन, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का शासनकाल है 1899 से लेकर 1905 तक, और विश्वविद्यालय अधिनियम होता है 1904 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसने ही भारतीय पुरातत्व विभाग की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी। अभिधम पिटक की रचना जो है वो तृतीय बौद्ध संगति के दौरान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति जो है वो अशोक के काल में पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो मोगली पुत्र तिस्त के द्वारा किया गया था। और फिर चतुर्थ बौद्ध संगति होती है, जिसके दौरान बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान दो भागों में बंट जाता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। अगस्त प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा मार्च 1942। व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा अक्टूबर 1940। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो याद रखिएगा अगस्त 1942। अब इसको आप बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश जो है वो एक 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन भी शुरू करता है, जिसका नाम होता है तुर्कान-ए-चिहलगानी। साथ ही साथ इसने शुद्ध अरबी सिक्के भी जारी करते हैं। यह जो है वो आराम शाह की हत्या करके 1211 में दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, और जो राजधानी है वो लाहौर से दिल्ली लेकर आया था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। यह बात कर रहा है जॉन लॉरेंस का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉरेंस का। लॉरेंस का जो कार्यकाल था वो 1864 से लेकर 1869 में था, ठीक है। और इसी के कार्यकाल के दौरान जो 1865 में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा भी शुरू किया गया था।
नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। अकाल तख्त की स्थापना मतलब अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन, और इसका निर्माण जो है वो गुरु हरगोबिंद के द्वारा करवाया गया था, जो कि सिखों के छठे गुरु थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु हरगोबिंद, जो कि सिखों के छठे गुरु थे। गुरु हरगोबिंद से याद रखिएगा, इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया था और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की थी, और साथ ही साथ अमृतसर की किलेबंदी भी करवाया था। नेक्स्ट कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने स्थापना दिया था। तो किसने इस्तीफा दिया था, उनका नाम था शंकरन नायर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शंकरन नायर। साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि जो है वो लौटाई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो है वो किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था। तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो है वो 1877 में लॉर्ड लिटन के समय आयोजित किया गया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। फिर दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय 1930 में, और तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन जो है वो लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि शक्ति का बीमीय सूत्र क्या है। तो शक्ति का बीमीय सूत्र है कार्य अपॉन शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य अपॉन में समय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो नीला और लाल का होता है, क्योंकि पौधे में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, और क्लोरोफिल का रंग जो है वो हरा होता है, परंतु यह सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से लाल एवं नीला रंग जो है वो तेजी से आवेशित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नीला एवं लाल। नेक्स्ट कह रहा है गन मेटल किसका मिश्र धातु है। तो गन मेटल जो है वो कॉपर, टीन और जिंक मिलकर बना हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कॉपर जो है वो लगभग 88%, टीन जो है वो लगभग 10% और जिंक जो है वो लगभग 2% होता है। नेक्स्ट कह रहा है चश्मे के लेंस जो है वो किस कांच से बनाए जाते हैं। तो चश्मे के लेंस जो है वो क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रूक्स कांच। नेक्स्ट कह रहा है नेत्रदान में कौन सा भाग जो है वो दान किया जाता है। तो नेत्रदान में कॉर्निया जो है वो दान दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया। और नेत्र में प्रकाश जो है वो कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, यह सही है। वायु में ध्वनि का वेग जो है वो दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी बिल्कुल सही है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है, क्योंकि आर्द्र वायु का घनत्व जो है वो शुष्क वायु से कम होता है, इसलिए ध्वनि की चाल जो है वो आर्द्र वायु में अधिक होती है। और आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है रेक्टिफायर, जो कि एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। नेक्स्ट कह रहा है जब बर्फ़ पिघलती है तब, तो जब बर्फ़ पिघलती है तो जल में परिवर्तित होती है और उसका आयतन जो है वो घटता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका आयतन जो है वो घटता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिल्वेनाइट निम्न में से किसका यस्क है। तो सिल्वेनाइट हो गया, कैल्वेनाइट हो गया, यह सब जो है वो सोना का यस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोना का यस्क है। नेक्स्ट कह रहा है सुमेलित करने के लिए कह रहा है लाइपेज जो है वो किसके साथ मैच करेगा, बसा विघटन एंजाइम के साथ मैच करेगा। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के पाचन के साथ मैच करेगा। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के साथ मैच करेगा। और इरेप्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल के में परिवर्तित करने के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल जो है वो वसा में परिवर्तित किए जाते हैं। तो यह निकेल की उपस्थिति में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकेल। नेक्स्ट कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो मनीष नरवाल का संबंध जो है वो पैरा शूटिंग से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरा शूटिंग से है। नेक्स्ट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 जो है वो NS धर्मशक्तु को प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सर डेविड एटनबरो से याद रखिएगा, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019,
ग्रेटा थनबर्ग से याद रखिएगा, इनको गुलबेकियन पुरस्कार 2020 और आर रामानुजम को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है 13वें इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला था, तो वो मिला था जोफा आर्चर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जोफा आर्चर को। किरण पोलार्ड को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, केएल राहुल को ऑरेंज कप गेम चेंजर ऑफ द सीजन और देवदत्त पाटिकल को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से घोषित किया गया था। यह बात कर रहा है 13वें इंडियन प्रीमियर लीग की, जिसका विजेता जो था वो मुंबई इंडियंस था, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। अभी जो है वो 14वां इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है, जिसके कुछ मैचेज जो हैं वो ऑलरेडी इंडिया में संपन्न हो चुके हैं और कुछ जो मैचेज हैं वो जल्द ही यूएई में संपन्न होगा। नेक्स्ट कह रहा है 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा। 14वां विश्व कप क्रिकेट होगा कब, ये याद रखिएगा, यह होगा 2027 में और इसका आयोजन जो है वो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि 13वां विश्व कप क्रिकेट कब होगा, तो 13वां विश्व कप क्रिकेट जो होगा वो 2023 में होगा और हमारे प्यारे देश भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है, तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं स्टीव वॉ, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीव वॉ। नेक्स्ट कह रहा है नवंबर 2020 में संघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन जो है वो किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो यह किया गया है किसके अध्यक्षता में, रूस की अध्यक्षता में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। एससीओ की अगर हम लोग बात करते हैं, मतलब संघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं, तो इसका स्थापना जो है वो 2001 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो मलेरिया से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा एक होने वाला रोग है और भारत जो है वो 2030 तक पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक। वहीं याद रखिएगा भारत जो है वो 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट कह रहा है अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाले भारत की पहली महिला बन गई हैं, तो उनका नाम है मिंटी अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिंटी अग्रवाल। नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल के विजेता कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए फ्रेंच ओपन 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रेंच ओपन 2020 के जो महिला के विजेता हैं उनका नाम क्या है, ईगा स्वेतक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ईगा स्वेतक जो है वो फ्रेंच ओपन 2020 के विजेता हैं। वहीं जिनके जो उप विजेता अगर पूछ ले कि 2020 के उप विजेता कौन है फ्रेंच ओपन के, तो उनका नाम है सोफिया केनिन। वही अगर आपसे कोई पूछ ले कि 2020 में फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन है, तो पुरुष एकल वर्ग की अगर हम लोग बात करते हैं तो पुरुष एकल वर्ग के विजेता थे राफेल नडाल और उप विजेता थे नोवाक जोकोविक। लेकिन ध्यान रहे यह बात जितनी भी हो रही थी वो फ्रेंच ओपन 2020 की हो रही थी। अगर फ्रेंच ओपन 2021 की बात करते हैं तो उसके पुरुष एकल के विजेता हैं नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं, और महिला एकल की विजेता की अगर बात करते हैं तो उनका नाम है बारबोरा क्रिजिकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं। तो अब आप लोग 2021 वाला याद रखिएगा, 2020 का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और भारत की अगर बात करते हैं तो भारत को चौथा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो जो बाइडेन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं जो कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 46वें राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट कह रहा है 38वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है वो किस देश में प्रस्तावित है, तो 38वां और 39वां शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो 2021 में ब्रुनोई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुनोई में। एशियान की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ है जिसकी स्थापना जो है वो 1967 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जाकर्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो अर्थशास्त्र के नोबेल के पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है, यह पूछ रहा है। कह रहा है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था, यह जो है वो सही है। कह रहा है इलियाड ओस्ट्रोम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2009 पाने वाली पहली महिला हैं, यह भी सही है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 संयुक्त रूप से 2 ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों पॉल और मिलग्रोम एवं रॉबर्ट बी विल्सन को प्रदान किया गया है। यह गलत है क्योंकि 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो संयुक्त रूप से 2
ब्रिटिश नहीं बल्कि 2 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। तो यहाँ पहला और दूसरा जो है वो सही है और तीसरा जो है वो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा असीम पोर्टल की शुरुआत की गई है। ये जो असीम पोर्टल की शुरुआत जो है, ये असीम का फुल फॉर्म क्या होता है ये देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है वो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा की गई है, जो कि कुशल आजीविका के अवसर खोजने में मदद करेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। देखिए आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए पहले तो वजुभाई वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। वजुभाई वाला की अगर हम लोग बात करते हैं तो वजुभाई वाला कहाँ के हैं। वजुभाई वाला अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, पहले यह कर्नाटक के थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो केरल के होंगे आरिफ मोहम्मद खान। कर्नाटक के अब कौन हो गए, कर्नाटक के अब हो गए थावर चंद गहलोत, और केरल के हैं आरिफ मोहम्मद खान, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट कह रहा है भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है। तो वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं वो के विजय राघवन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, के विजय राघवन। नेक्स्ट कह रहा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव कौन है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की बात कर रहा है, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1985 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है और इसके महासचिव हैं इसाला रूबेन बिराकून। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि नवंबर 2020 में भारत ने खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह किया है स्पेन के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन के साथ। नेक्स्ट कह रहा है दिसंबर 2020 में बुरेवी चक्रवात से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था। तो बुरेवी चक्रवात से हुआ था तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अगर हम लोग मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, उनका नाम है MK स्टालिन। नेक्स्ट कह रहा है दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था। तो दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव के आयोजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कहाँ किया गया है, मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। वहीं हम लोग मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में नमस्ते ओरछा महोत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है वो है 53। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 53। वहीं हम लोग बात करते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की, तो इसको जारी जो है वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कपिला अभियान का संबंध जो है वो निम्न में से किससे है। देखिए कपिला अभियान का फुल फॉर्म होता है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। इसके तहत भारत सरकार आविष्कारों के माध्यम के बारे में छात्रों को जागरूक करेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सूर सरोवर झील को रामसार स्थल का दर्जा दिया गया है। तो यह सूर सरोवर झील जो है वो उत्तर प्रदेश का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है सहयोग काजिन सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है वो भारत और किस देश के मध्य किया जाता है। तो यह जो है वो भारत और जापान के बीच, साथ ही साथ जाइमेक्स 2020, धर्म गार्जियन, सिन्नू मैत्री, यह सब जो है वो भारत और जापान के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्च डले खुरसानी को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया है। तो यह जो है वो सिक्किम का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम का।
वहीं जीआई टैग की बात करते हैं तो भारत का पहला जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था और इसका पंजीकरण जो होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। इसके आगे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जिसके क्वेश्चंस और सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच किए हुए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर अब पढ़ेगा इंडिया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा वो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।